अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। आप सबको नया इस्लामी साल मुबारक हो, जिसका आज से आगाज़ हो चुका है। आज यकम मुहर्रमुल हराम 1445 हिजरी है। यौम आशूर 29 जुलाई को होगा। मुहर्रम का महीना बहुत हुर्मत वाला महीना है और इस्लामी साल के इस पहले महीने की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी कर सकते हैं कि मुहर्रमुल हराम के महीने में ही अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक फरमाई और इसी महीने में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से रिहाई मिली और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर ज़िंदा उठाया गया। इसी महीने में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मकाम खलील से सरफराज फरमाया गया। फ़िरौन दरिया नील में गर्क हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह को कामयाबी अता हुई। और इसके अलावा यकम मुहर्रमुल हराम से शुरू होने वाले नए इस्लामी साल के आगाज़ पर ग़िलाफ़े काबा भी तब्दील कर दिया गया है। ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली का अमल नमाज इशा के बाद शुरू किया गया, जो 3 से 4 घंटों में मुकम्मल हुआ। ग़िलाफ़े काबा रेशम, सोने और चांदी के तार से सिलाई और कढ़ाई करके तैयार किया जाता है। नया ग़िलाफ़े काबा 2 करोड़ सऊदी रियाल से ज़ायद लागत से तैयार किया गया है। न्यू की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं। ग़िलाफ़े काबा पर सोने और चांदी से कुरानी आयात दिलकश अंदाज में तहरीर की गई हैं। ग़िलाफ़े काबा उमूमी तौर पर 16 मुश्तमिल होता है, जिसकी लंबाई 50 फीट और चौड़ाई 35 से 40 फीट के दरमियान होती है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अब शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। साइफर एक बेबुनियाद झूठ और ड्रामा करार। पाकिस्तान श्रीलंका को धूल चटाने के लिए तैयार, एशिया कप का भी ऐलान। मॉनसून की बारिशें, कई अफराद जान की बाजी हार गए। और एक और आलमी अवार्ड डॉक्टर अमजद साकिब के नाम भी होगा आज के शो का हिस्सा। और सबसे पहले प्रोग्राम में हम बात करेंगे मौसम के हवाले से। मॉनसून सीज़न का जो दूसरा ताकतवर स्पेल है वो मुल्क भर में शुरू हो चुका है और जारी है। मुल्क के बालाई इलाकों की अगर बात करें तो वहाँ एक दिन पहले मूसलाधार बारिशों का आगाज़ हुआ। शदीद हब्स वाला मौसम था और उसके बाद बादलों ने अंगड़ाई ली। लाहौर में कल से बारिश शुरू हो चुकी थी और रात भी बारिश होती रही है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया गया है कि इस पूरे हफ्ते में ही बारिशें मुतवक्के हैं। लाहौर में बारिश हुई और उसके बाद 3 अफराद मुख्तलिफ वाक़यात में अपनी जान से हाथों बैठे। 2 बच्चे डिफेंस के इलाके और एक शख्स हरबंसपुरा में वफात पा गया। जुड़वां शहरों की बात करें इस्लामाबाद और रावलपिंडी की, तो वहाँ गुज़श्ता शब होने वाली मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि दीवार गिरने के 2 वाक़यात पेश आए जिसमें 13 अफराद जाँ बहक हुए हैं। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के दौरान पेशावर रोड पर गुरुड़ा के नज़दीक दीवार गिरने से 12 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। ये तमाम मजदूर थे जो कि यहाँ पर सो रहे थे। शदीद बारिश के दौरान एक दूसरे वाक़े में थाना खरना के इलाके मोहम्मद टाउन में भी दीवार गिरी, जिसके नीचे दबकर 11 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। तो कुछ अफसोसनाक वाक़यात भी पेश आए हैं। उधर रावलपिंडी में नाला रई की सतह भी बुलंद होने लगी है और इस सिलसिले में खतरे के सायरन भी बजाए गए हैं। कटारिया के मकाम की बात करें तो वहाँ पर भी पानी की सतह 15 फीट और ग्वालमंडी में पानी की सतह 18 फीट बुलंद हो चुकी है। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर बारिश के दौरान 4 बसेज आपस में टकरा गईं। इस हादसे में ख़वातीन और बच्चों समेत 15 मुसाफिर ज़ख्मी हुए हैं। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी रहने का अभी कहा गया है, जिसमें कराची, ठट्ठा और हैदराबाद समेत सिंध के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ भी 20 से 22 जुलाई के दौरान वक्फे से मूसलाधार बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सिंध, बलूचिस्तान में मज़ीद बारिश की तवक्को है। और जितनी बारिश हो रही है उससे ये बताया जा रहा है कि जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आने की तवक्को है। इसी तरह पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी यही कहा जा रहा है कि मज़ीद बारिश होगी। तो बारिशों का जो सीज़न है, वो जो दूसरा ताकतवर स्पेल है वो शुरू हो चुका है। हम सबको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत से ऐसे अफसोसनाक जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं वो भी रूनुमा हुए हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और सियासी मंजरनामे से अब खबर शामिल करेंगे, जहाँ कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक है। और इससे पहले ऐसी इतलात भी मौजूद थी कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कौमी असम्बली की तहलील के लिए 8 अगस्त और फिर 10 अगस्त की तारीख तय पाई थी, लेकिन फिर हुकूमत की जानिब से इसकी तरदीद कर दी गई। असल मसला जो है वो है निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि निगरान वज़ीर आज़म ऐसे बंदे को होना चाहिए जिसकी सबको मिलकर निगरानी ना करनी पड़े। अगर नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन नहीं होते तो फिर इसमें बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। दूसरी तरफ इत्तेहादी हुकूमत में शामिल बड़ी जमातें सलाह मशवरे के बाद मुल्क में आम इंतखाबात किसी भी ताख़ीर के बगैर आइन में दर्ज मुद्दत के मुताबिक मुनक्किद करने के लिए यकज़बान हो चुकी हैं।
और अब ऐसे लग रहा है कि कोई भी इलेक्शन में ताखीर नहीं जा रहा। जिस तरह से पहले भी बातें होती रही हैं, तो इस वक्त मुल्क में जो सियासत है वो भरपूर तरीके से शुरू हो चुकी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली के हवाले से खबर दी है कि कौमी असम्बली मुकर्ररा मुद्दत से 1 या फिर 2 रोज़ पहले तहलील करने का फैसला किया गया है। और फिर वज़ीर आज़म ने MQM के साथ अहम फैसलों के लिए एक कमेटी भी बनाई है। दूसरी जानिब सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात के लिए तरमीम पर भी राज़ी हो चुके हैं। और अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से और साइफर के सहारे मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने भरपूर बयानियाँ बनाया था और इस्लामाबाद जलसे में एक सफ़ेद कागज़ लहराया था कि साइफर में यानी अमरीकी धमकी का बताया था। अब उसको खुद चेयरमैन PTI के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान वो अपने बयान में साइफर को ड्रामा करार दे रहे हैं। उन्होंने साइफर से मुतल्लिक भी बयान रिकॉर्ड कराया है और ये कहा है कि चेयरमैन PTI ने तमाम तर हक़ाइक़ को छुपाकर साइफर का जो झूठा और बेबुनियाद बयानिया था वो बनाया है। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का उन्होंने रंग दिया। उन्होंने साइफर ड्रामा सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए रचाया। आज़म खान जो कि PTI चेयरमैन के बहुत करीबी साथी हैं, मज़ीद इंकशाफ करते हुए बता रहे हैं कि चेयरमैन PTI ने कहा कि साइफर को गलत रंग देकर वो अवाम का बयानिया बदल देंगे और ऐसा हुआ भी। वो अपना बयानिया बनाने में कामयाब दिखाई भी दिए। उन्होंने कहा कि साइफर मुझसे 9 मार्च को लिया और बाद में कहीं उनसे गुम हो गया। चेयरमैन PTI ने साइफर ड्रामे के ज़रिए अवाम मुल्क की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साइफर के मामले पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि चेयरमैन PTI को साइफर के झूठे ड्रामे पर सज़ा मिलनी चाहिए और जो लोग भी इस वाक़े को जानते थे कि साइफर एक झूठा ड्रामा, शायद उनको भी सज़ा मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तमाम मामले पर हम बात करेंगे। हमें जॉइन के सीनियर तज़ियाकार अमार मसूद साहब ने। अमार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब तो आज़म खान भी एतराफ़ कर चुके हैं कि साइफर प्लान ड्रामा था। अब उनका क्या बनेगा जो अभी गाड़ियों के पीछे एब्सोल्युटली नॉट लिखवाए फिर रहे हैं? देखिए, बात ये है कि इमरान खान का जो साइफर वाला ड्रामा बहुत अरसे से लोगों को लगता था कि ये एक साजिश है, लेकिन आज इस ताबूत में आखिरी कील ठुक गई है। और वो इसलिए कि इमरान खान के जो दस्ते राज थे, इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, उन्होंने आज दफ़ा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने एक बयान कलमबंद करवाया और उसके अंदर इस बात का एतराफ़ किया कि ये इमरान खान ने एक साजिश की थी। ये साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी थी, पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ भी थी, दुनिया में पाकिस्तान के नामूस और वक़ार को तबाह बर्बाद करने के लिए भी ये सब कुछ ड्रामा करा गया। इसकी ये सब मुज़मरात तो हुए, लेकिन ख्वाहिश ये थी कि इसके बदले इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद आई हुई है वो किसी तरह टल जाए। आपको याद होगा कि उससे चंद दिन पहले जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, इमरान खान साहब ने एक जलसे में एक ख़त लहराया था और उस ख़त में कहा था कि ये वो साजिश है जो बेनकाब हुई है। आज हमें पता चल रहा है वो ना अमेरिका की साजिश थी, ना बैनुल-अक़वामी ताकतों को इमरान खान साहब की कोई फ़िक्र थी। ये सिर्फ इमरान खान साहब का एक घड़ा घड़ाया प्लान था। ठीक है अमर साहब, अगर साइफर का गलत इस्तेमाल साबित हो जाए तो फिर ये कितना बड़ा जुर्म है? क्या इसकी सज़ा हो सकती है? साइफर का गलत इस्तेमाल अगर साबित हो जाए तो ये मुल्क से बगावत के ज़ुमरे में आता है। ये इस साजिश के ज़ुमरे में आता है कि आपने मुल्क के खारजा ताल्लुकात तबाह करने की कोशिश की। ये इस ज़ुमरे में आता है कि आपने अपने मुल्क के अवाम को, करोड़ों अवाम को वरगलाने की, गुमराह करने की कोशिश की। ये कोई छोटा जुर्म नहीं है। इस जुर्म का मसला ये था कि अभी तक इसका कोई सबूत सामने नहीं आ रहा था। अब आज़म खान के आने के बाद सबूत भी सामने आ गया है, वाक़याती शहादतें भी मिल गई हैं। तो ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। ये अगर सिर्फ एक शख्स का जुर्म होता या एक शख्स ने दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाया होता तो शायद उसकी कोई माफ़ी हो सकती थी, लेकिन इमरान खान इस सारे ड्रामे में एक इंतहाई झूठे शख्स साबित हुए हैं, जिसने इतना बड़ा झूठ बोला जिसकी सारी सियासत इस बात पर है कि एक झूठ बोलो और जब वो पकड़ा जाए उससे बड़ा झूठ बोल दो, और इसमें वो बहुत कामयाब रहे। आप खुद देख लीजिए, पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को ये यकीन हो चला था कि आज़म खान वाला ड्रामा जो है, ये साइफर वाला ड्रामा जो है, ये हकीकत है। मासूम अवाम है वो गुमराह किए गए,
उनको धोखा दिया गया, उनसे झूठ बोला गया, उन्हें ये बताया गया कि ये एक शख्स है जो मसीहा है। और फिर साथ साथ आपको पता है इमरान खान हर तकरीर में थोड़ा सा इस्लामी टच भी लगाते थे, तो वो सारा कुछ मिलके एंटी अमेरिका और प्रो इस्लामिक टच वाला जो उन्होंने किया, उसके बाद लोग कन्विंस हो गए। आज सबको पता चल रहा है कि वो सब कुछ झूठ था और उससे कितने ज़्यादा नुकसानात हो सकते थे कि आप वो दुनिया की सुपर पावर के खिलाफ झूठ की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। कोई सबूत नहीं था, कोई साइफर नहीं था, आपस में ही बैठ के चंद लोगों ने ड्रामा घड़ा। और ये सब लेकिन हम देख रहे हैं एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। फौजिया कसूरी, जहांगीर तरीन, अलीम खान, फवाद चौधरी हैं, अली जैदी हैं, इमरान इस्माइल हैं, आमिर कयानी, परवेज खटक और अब आजम खान। तो क्या कोई बाकी रह गया है? कप्तान तो ये कहते थे कि मैंने दुनिया देखी है, मुझसे बेहतर टीम तो कोई नहीं बना सकता। तो ये तो पहले इम्तिहान में सभी खिलाड़ी आउट हो गए। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इमरान खान की टीम, असल में ये इमरान खान की टीम थी ही नहीं, ये टीम उन लोगों की थी जिन्होंने इधर उधर से लोग इकट्ठे किए, और उन लोगों के पास भी दो फ्रंटमैन थे। इमरान खान तो थे फ्रंटमैन, लेकिन इसके अलावा दो फ्रंटमैन थे, एक जहांगीर तरीन और दूसरा परवेज खटक। इनके पीछे पस मंज़र में वो कुव्वतें थीं जिन्होंने वो हाइब्रिड निज़ाम तख्लीक किया था, और इन दोनों के ज़रिए जो सूबों के तमाम तर इलेक्टेबल्स एक एक साइड पर कर लिए गए। इमरान खान ये समझते रहे कि ये उन्होंने इलेक्शन जीते हैं, हालांकि इलेक्शन 2018 के उन्होंने नहीं जीते थे। वो एक साजिश हुई थी, वो पाकिस्तान के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात हैं, उस साजिश के नतीजे में ये सब कुछ हुआ था। तो उन लोगों ने इमरान खान से तो वफा नहीं करनी थी। उन लोगों ने जब इमरान खान पे मुश्किल वक्त पड़ा, अपनी अपनी राह लेनी थी। दूसरा, सिर्फ ये नहीं है कि ये लोग मतलब परस्त हैं, इब्नुल वक्त हैं, इसमें यह बात भी है कि ये लोग जो हैं इन्होंने 9 मई के वाक़यात से बहुत सबक सीख लिया है। 9 मई को जो कुछ हुआ, कोई जी होश पाकिस्तानी 9 मई के वाक़यात की किसी तरह भी सपोर्ट नहीं कर सकता। तो लिहाजा जब इमरान खान मुस्सिर हैं और बैनुल-अक़वामी चैनलों को इंटरव्यू देते हुए बार बार ये कह रहे हैं कि 9 मई को यही होना था, अगर मुझे गिरफ्तार करेंगे तो यही होगा, कोर कमांडर हाउस को ही आग लगेगी ना, कोई खीर थोड़ी पकाई जाएगी। तो वो एक तरह से बार बार अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहे। एक शख्स जो रियासत से बगावत, रियासत के खिलाफ निगरान हुकूमत के हवाले से मैं आपका कमेंट चाहूँगा। किसी टेक्नोक्रेट, किसी सहाफ़ी या फिर किसी रिटायर्ड जज को निगरान वज़ीर आज़म बनाने से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, क्या इसलिए हिचकिचा रहे हैं कि कहीं निगरान हुकूमत 60 या 90 दिनों के बजाय 1 साल से ज़ायद अरसा ना गुजार दे? मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक मिथ है। ये चूँकि देखिए, हमेशा याद रखें, जब इन्फॉर्मेशन नहीं आती ना तो अफवाहें जन्म लेती हैं, और जिस वक्त इन्फॉर्मेशन आ जाती है उस वक्त अफवाहें ख़त्म हो जाती हैं। अभी सबको ये लग रहा है, जैसे कुछ अरसे पहले तक लोगों को ये लग रहा था कि इंतखाबात नहीं होंगे, इंतखाबात मार्च में होंगे, अप्रैल में होंगे, शायद 4 साल बाद हों, 2 साल बाद हों। ये थ्योरियाँ आपने देखी ना, शहबाज शरीफ एक्सटेंड करेंगे, ये कैबिनेट ही चलती रहेगी, ये सारा कुछ ना, ये आपने सुना ही होगा, बहुत दफ़ा ये बात कही गई। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने एक दिन ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा 8 या 12 अगस्त के दरमियान हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। बड़ी अच्छी बात है। अब साथ ही सारी अफवाहें ख़त्म हो गई। अब लोग इस पे नहीं बात कर रहे कि असम्बलियाँ कब टूटेंगी, अब सबको पता है। इसी तरह अभी निगरान सेटअप का फ़ैसला नहीं हुआ। निगरान सेटअप का फ़ैसला हुआ भी है तो उसकी खबर किसी के पास नहीं है, ना कोई देना चाह रहा है। मैंने अपने ज़राए से बहुत मालूम करने की कोशिश की, लेकिन किसी के पास सही नाम नहीं है। इस्लामाबाद में कम से कम 25-30 निगरान वज़ीर आज़म फिर रहे हैं आजकल, और हर शख्स अपने ऊपर ये तोहमत लगाकर खुश हो रहा है। तो ये इबहाम है, कन्फ्यूजन है, इसकी वजह से आप भांत भांत की बातें सुन रहे हैं। जिस वक्त आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये शख्स वज़ीर आज़म है, ये उसकी कैबिनेट है, ये इनका पीरियड है जिसमें इन्होंने इलेक्शन कराने हैं, ये सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता
किसी कीमत पे भी कि इलेक्शन एक्सटेंड हो। मसलन ये नवंबर तक इन्हें इलेक्शन करवा लेने चाहिए, और नवंबर से आगे जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल इदारों से जो कमिटमेंट्स होती हैं, जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हम पे होती हैं, तो इंटरनेशनल इदारे जो हैं इंटरम सेटअप से बात करना पसंद नहीं करते। उन्होंने बात करनी होती है बुनियादी तौर पर इलेक्टेड हुकूमतों से। तो इलेक्टेड हुकूमत अगर नापैद होगी या उसके आने में अगर वक्त होगा तो फिर मामलाते हुकूमत ज़्यादा देर चल नहीं सकेंगे। उन मामलाते हुकूमत को चलाने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको जितनी जल्दी ये लपेट दें, अच्छी बात है। एक फ़र्क ये पैदा होगा कि अगर असम्बली 8 तारीख को तहलील कर दी जाती है तो 3 माह मिल जाएंगे, और अगर तहलील नहीं की जाती 12 अगस्त को ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाती है तो 2 माह मिलेंगे। जी, मेरी राय के मुताबिक ये मामला बड़ी सुरत से, तेज़ी से तय होंगे, और बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आएगी कि हुआ क्या है। इलेक्शन हो जाएंगे और जल्द ही नई भारत जो इंतखाबात के बाद दूसरा सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि सितंबर में नवाज शरीफ की वापसी हो जाएगी या अभी भी मजीद देर होगी। दूसरा, काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि मरीम नवाज खामोश दिखाई दे रही हैं, वो ट्विटर से भी गायब हैं। नवाज शरीफ की वापसी का हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं। वो हमारे दोस्त हैं जावेद लतीफ़ साहब, वो तकरीबन हर हफ्ते ऐलान कर देते हैं कि नवाज शरीफ साहब अगले हफ्ते वापस आ रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब अगले हफ्ते वापस नहीं आए। 2-3 कंस्ट्रेंट हैं, वजूहात को समझा जा सकता है। पहले अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को अब वतन वापस आ जाना चाहिए, अब डिले नहीं करनी चाहिए। क्या कंस्ट्रेंट हो सकती हैं उनके जहन में, ये ज़रूर बात की जा सकती है। मेरे ख्याल में हमारा अदालती निज़ाम जिस तरह बेलौस होकर इमरान खान साहब की खिदमत में लगा हुआ है, आज तक कोई फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ नहीं हो सका, कोई बेंच उनके ख़िलाफ़ नहीं बन सका। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब डरते हैं। डरते इस बात से हैं कि कोई ऐसा फ़ैसला जो उनकी सियासत, उनके ख़ानदान की सियासत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोई साजिश ना रचा दी जाए। और ये बेंच जब पानामा जैसे केस में अकामे की बुनियाद पर एक वज़ीर आज़म को निकाल के बाहर कर सकता है, तीसरी दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल है, ये उनके जहन में हो। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो कुछ बड़े अहम ममालिक के अहम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वो जब पाकिस्तान आएंगे तो वो चाहते हैं पाकिस्तान के लिए कोई खुशखबरी लाएं, कोई पैकेज लाएं। और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इसका एतराफ़ उन्हें भी है, तो वो महंगाई को कम करने की कोई सबील लाए, क्योंकि इलेक्शन में कोई नारा उनको दरकार होगा। और वो नारा ये नहीं हो सकता कि हमने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, हमने लोगों के लिए महंगाई कर दी, हमने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत तबाह बर्बाद कर दी। ये नारा नहीं हो सकता, कोई उम्मीद अफजा नारा होना चाहिए। और वो नारा अगर इनके पास नहीं है तो वो यकीनन कुछ अरसे तक उसकी सबील निकालने की कोशिश कर। ये कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। अगर चीफ जस्टिस के जब नए चीफ जस्टिस साहब आते हैं उसके बाद तवक्को की जा सकती है कि नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने भी कल कहा कि 15 सितंबर से पहले नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि फौरी तौर पे आने का इम्कान नहीं है। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि मरीम नवाज़ क्यों नहीं ट्विटर पे बोल रही हैं। वो मेरे ख्याल में जितनी उन्हें ज़रूरत होती है उतनी तो वो बात करती हैं, लेकिन अगर वो मेरे और आप चाहते हैं मेरे और आपकी तरह हर वक्त ट्विटर पे ही रहें तो इस पाए। तो अबार साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ये तमाम चीज़ें तय हो चुकी हैं, एडजस्टमेंट हो चुकी है कि पंजाब नून लीग, काफ लीग और तरीन के पास होगा, सिंध पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के पास, केपी के मौलाना एएनपी और परवेज़ खट्टर बलूचिस्तान बाप नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे दिया जाएगा, और जबकि जो विफाक में हैं ये सब मिलकर हुकूमत बना लेंगे, या फिर ये सिर्फ पीटीआई का एक प्रोपेगेंडा है या इसमें कुछ हकीकत भी है? ख्याल में ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन इसके अंदर एक बड़ी खौफनाक हकीकत भी छुपी हुई है। एक ज़माने में हम पीपल्स पार्टी को कहा करते थे चारों सूबों की जंजीर, और हर सूबे में पीपल्स पार्टी की मौजूदगी थी। पंजाब उनका गढ़ था। पीपल्स पार्टी बनी लाहौर में थी, और उसके बाद
ये जो मामलात हुए हैं कि पीपल्स पार्टी ये पंजाब से निकल गई है, इसकी वजह से अजीब किस्म की सूबाइयत सी हमारे इंतखाबात में आ गई है। ये बात दुरुस्त है कि पंजाब में इस वक्त नून लीग के अलावा कोई पार्टी नहीं नजर आ रही। तहरीक इस्तेकाम तो ज़ाहिर इकट्ठी हुई है, अभी ये कोई पार्टी नहीं है। तहरीक इंसाफ है ही, अब नहीं लड़ सकेगी इलेक्शन, और पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी की तो ज़मानतें ज़ब्त हो रही हैं। ये मामलात हो गए में। दूसरी जानिब सिंध में दो ही जमातें, शहरी इलाकों में MQM और उधर पीपल्स पार्टी। KPK में जो है वो JUI और PTI, अगर PTI नहीं है तो फिर JUI है। और कोयटा में, बलूचिस्तान में आपको पता है क्या होता है, पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं होती, सरदार और कबीले ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर हम इस तकसीम को देखें तो ये तो सूबे पार्टियों में तकसीम होते जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि कोई एक पार्टी इन इंतखाबात में ऐसे नताइज हासिल करे कि उसकी प्रेजेंस हर सूबे में हो, बलूचिस्तान में भी हो, पंजाब में भी हो, KPK में भी हो और सिंध में भी हो। वरना ये अल्टीमेटली ये बहुत ज़्यादा सूबाइयत हमारे जहनों में आ जाएगी। ठीक है, हमें ये सोचना चाहिए जो सिंधी है, जो पंजाबी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और अब आपको बताएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर बहरी जहाज दी आइकॉन है रॉयल कैरिबियन नामी कंपनी का। ये जहाज टाइटैनिक से भी 5 गुना ज़्यादा बड़ा है और ये 1198 फीट बुलंद जहाज है और इसका वज़न 2,50,800 टन बताया जा रहा है। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप करार दिया गया है। इंतहाई महारत से इसे बनाया गया है, डिज़ाइन बड़ा उम्दा है। इस जहाज़ में जो मजमूई तौर पर हैं 2805 कमरे तैयार किए गए हैं, जिनको 14 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। जैसे कि 3 मंजिला टाउन हाउस का 1 हफ्ते का जो किराया है वो औसतन $75,000 होगा और इस जहाज़ के खाके कंपनी की जानिब से जारी किए गए हैं। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हैं, बहुत इसको पसंद किया जा रहा है। इस जहाज़ को फिनलैंड में तामीर किया गया था और मुसाफिरों के लिए इसमें तफरीह के मुतादिद मौके भी मौजूद होंगे। किसी भी तरह से जो भी एमेनिटीज़ होती हैं वो इसमें कम नहीं हैं। रॉयल कैरिबियन में 40 रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं डिफरेंट, जबकि कंपनी के मुताबिक इसमें बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी है। जबकि पहली बार ऐसा है कि किसी जहाज़ में वाटर पार्क मुसाफिरों के लिए दस्तयाब होगा, जिसमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 वाटर स्लाइड्स भी होंगी। फिर एज रोप के ज़रिए मुसाफिर समंदर से 155 फीट की बुलंदी पर लटक कर एडवेंचर का जो मज़ा है वो भी ले सकेंगे, उसका भी एक्सपीरियंस कर सकेंगे। रॉक क्लाइंबिंग वॉल भी इस पर मौजूद है, सर्फ सिमुलेटर और मिनी गोल्फ कोर्सेज जैसी सहूलियात भी यहाँ पर दस्तयाब होंगी। तो एक पूरा समझ लें कि एक मॉल रेडी किया गया है। इस बहरी जहाज़ में एक आबशार भी तामीर की जा रही है और मुसाफिर जो आइस शोज़ होंगे यहाँ पर उससे भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। कैरेबियन दी आइकॉन में बच्चों के लिए झूले भी मौजूद होंगे, जबकि दीगर जो मुतादिद तफरीही सहूलियात हैं ये बताया जा रहा है कि वो भी यहाँ पर दस्तयाब होंगी। जनवरी 2024 में ये जहाज़ अपने पहले सफ़र पर रवाना होगा और कंपनी की जानिब से जहाज़ पर सफ़र के लिए बुकिंग का आगाज़ अक्टूबर 2022 में किया गया था और फिर देखने में आया कि चंद ही घंटों में जो तमाम टिकट्स थी वो फ़रोख्त हो गई थी, उसकी बुकिंग कर ली गई थी। ये जहाज़ पहले सफ़र के दौरान अमरीकी शहर मियामी से कैरेबियन जज़ायर जाएगा और इसमें 7,600 अफराद सफ़र कर सकेंगे। तस्वीर भी आप इस वक्त न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं, किसी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से मुशाबत रख रहा है और इसका जो सफ़र है वो शुरू होने वाला है। टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी हैं, लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। जनवरी 2024 में इसका जो पहला सफ़र है वो शुरू होगा। अब देखना यह है कि जितनी तमाम एमेनिटीज़ इसमें दी गई हैं लोग उसको किस तरह से एंजॉय करते हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं मुल्की मईशत के हवाले से, जो कि डे बाय डे हम देख रहे हैं कि हमारी मईशत को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। IMF की जानिब से मुआहिदा तो हो चुका है, लेकिन उस मुआहिदे के जो असरात हैं वो पाकिस्तानी अवाम पर पड़ रहे हैं और टैक्सेस की सूरत में, बिजली के बिलों के इजाफे की सूरत में
हमें उन तमाम टैक्सेस को अदा भी करना है। तो पाकिस्तान ने आलमी मालियाती फ़ंड्स को ज़राअत और तामीरात के शोबों पर टैक्स लगाने का यकीन दिलाया है और ये भी यकीन दिलाया है कि किसी को कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी, ना ही कोई एमनेस्टी स्कीम जारी की जाएगी। माहिर मईशत फ़ारूक सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान हम देख रहे हैं IMF शराइत हैं उसको तस्लीम कर रहा है, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। ज़राअत के शोबे पर बहुत पहले टैक्स लगा देना चाहिए था, लेकिन अब यही सब कुछ तब किया जा रहा है जब IMF हमसे करवाना चाह रहा है। जी, इस वक्त दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है। उसका सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगले 12 महीनों में 28 अरब डॉलर की अदायगियां करनी, और जहां तक 26 करोड़ पाकिस्तानियों का ताल्लुक है उनका सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो महंगाई का है, और महंगाई जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही, और खास तौर पे जो खुराक की कीमतों की में महंगाई है वो कहीं 50% की शरह पे जो देखी गई। तो ये दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। मैं एक बात जो वादे करना चाहता हूं कि अगर चैलेंजेस का मुकाबला करना है तो ये तवक्को लगा रखें कि IMF जो है उसके प्रोग्राम से पाकिस्तान के माशी प्रॉब्लम्स को कोई दूर करने की कोई मदद मिल जाएगी। तो ऐसा तो पहले 75 साल की तारीख में कभी हुआ नहीं। ये काम पाकिस्तान की अपनी सियासी क़यादत ने करना होगा। हमने पहले भी कोई 22 के करीब प्रोग्राम IMF के कर चुके हैं, और अगर ये तवक्को लगा रखें कि IMF जो है वो पाकिस्तान की माशी मुश्किलात को दूर कर देगा, तो ये आप समझें कि पिछले 70 सालों में तो हुआ नहीं। तो अब अगर ये तवक्को लगा रखें तो ये हमारी अपनी गलती है। तो जिस तरह से हम हर तबका है ज़िंदगी को सब्सिडी देते हैं, ये भी गलत है। टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए जो कि वाकई हकदार है, लेकिन अब तो वो भी नहीं मिलेगी। टैक्स छूट भी ख़त्म की गई है। लेकिन आप क्या समझते हैं जो टैक्स कलेक्शन है उसको कैसे बेहतर करेंगे? जिस तरह से टैक्स चोरी को किस तरह से FBR रोकेगा? क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ रिपोर्ट सामने आई थी कि जो 5 सनतें हैं सबसे बड़ी, वो 950 अरब रुपये का टैक्स चोरी कर रही हैं। देखिए, मैं नहीं समझता कि हमारा मेन फोकस जो है वो टैक्स की कलेक्शन के ऊपर होना चाहिए, और उसकी वजह ये है कि आज से 12 साल पहले का अगर आप बजट निकाल के देख लें तो उसमें हुकूमती हद जो था टैक्स कलेक्शन के हवाले से वो 1500 अरब का था, और जो अब बजट हमने देखा है उसमें 9000 और 600 अरब का हद है, जिसका मतलब ये है कि टैक्स तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है जी। आप अंदाजा की 12 साल में 1500 अरब से अब वो चला गया है कहीं 9600 अरब पे। हमारा असल इशू जो है वो हुकूमती अखराजात है। अगर आप 12 साल पहले देखें तो हुकूमती अखराजात कोई 2500 अरब के थे 12 साल पहले के बजट में, और इस साल हमें बताया गया है कि हुकूमती अखराजात 14500 अरब पे पहुंच गए। तो फोकस हमारा हुकूमती अखराजात को कम करने पे होना चाहिए। यहाँ पे फोकस जो है मैं समझता हूँ वो गलत है। फोकस सारा का सारा टैक्स कलेक्शन पे है। तो टैक्स तो बहुत तेजी से इस मुल्क में बढ़ रहा है। ये अलग बात है कि जो तबका जिसको टैक्स देना चाहिए उसके ऊपर टैक्स कम है, और वो तबका जो कि जिसकी आमदन कम है, गरीब तबकात है, सारा का सारा बोझ जो है टैक्स का उसके ऊपर डाल दिया जाता है। तो टैक्स के अंदर इस्लाह तो बिल्कुल जरूरत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फोकस हुकूमती अखराजात पे होना चाहिए, क्योंकि जिस तेजी से हमने देखा है पिछले 10-12 सालों में हुकूमती अखराजात बढ़े हैं, आप मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तानियों के ऊपर उनका खून भी चूस लिया जाए तो हुकूमती अखराजात पूरे होने वाले नहीं। ठीक है फारूक साहब, जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर भी फेटअप की शराइत को साथ नहीं किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते बंद हो चुके हैं, पाकिस्तान ने इस पर काम तो बहुत ज्यादा किया है। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर बहुत सारा काम हुआ है। फेटअप की जो शराइत थी उनके ऊपर बहुत देर हमने जरूर कर दी, लेकिन उसके ऊपर काम बहुत सारा हुआ। लेकिन अभी जो आने वाले महीने कुछ महीने हैं उसमें शायद अबूरी हुकूमत होगी। मैं समझता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त किस्म का, बहुत ही खतरनाक किस्म का एक टेस्ट सामने आने वाला है जो शायद 70 सालों में पाकिस्तानी हुकूमत ने पहले ना देखा हो। उसमें IMF की जो फिस्कल डिसिप्लिन है, यानी कि बजट के खसारा कम करना है या उसमें एक सरप्लस सामने लेके आना है,
जो एनर्जी का शोबा है, खासतौर पे बिजली का जो सर्कुलर डेट है उसको दूर करना है। उसके साथ साथ जो है मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट, ये बहुत बड़ी मुश्किल टेस्ट हैं जो कई सालों से कई हुकूमतें उसको अबूर करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो रही। तो अब ये टेस्ट ठीक है फारूक साहब, आप पीटीआई हुकूमत का हिस्सा भी रहे। आईएमएफ ने पीटीआई की गलत मुआशी पॉलिसियों के बारे में भी अब बताया है, जिसमें गलत एक्सचेंज रेट है, कमजोर माली जो पॉलिसी है, तो आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, सिर्फ पीटीआई की हुकूमत नहीं, पीएमएल की हुकूमत के दौरान भी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान भी जो माशी फैसले किए जाते हैं वो सियासी बुनियाद पे किए जाते हैं। असल प्रॉब्लम पाकिस्तान का जो है वो मैं नहीं समझता हूँ कि वो माशी है, मेरे नजदीक वो सियासी इशू है। आपने पीटीआई हुकूमत का जिक्र किया, अगर आप याद करें फरवरी की 28 तारीख थी सन 2022 और अचानक साबिक वजीर आजम साहब टीवी पे आके उन्होंने 10 रुपए 3 लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर सब्सिडी का ऐलान कर दिया था। वो प्योरली एक सियासी फैसला था। उसका माशी एंगल जो है उससे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। उस एक महीने के अंदर कोई लगभग 4 अरब डॉलर के स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं वो नीचे चले गए जी। आप देखिए कि नवंबर के महीने में आ जाए सन 2022, नई हुकूमत थी, नए वजीर खजाना थे, उन्होंने भी एक और सियासी फैसला किया और उन्होंने ये ऐलान किया कि वो मसनूई तरीके से रुपए की कीमत को सपोर्ट करेंगे डॉलर के सामने। उसका एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा पाकिस्तानी मईशत को। जब इसाद डार साहब वजीर खजाना बने थे उस वक्त कोई 9-10 अरब डॉलर के स्टेट बैंक के पास ज़खायर पड़े थे, फिर वो ज़खायर गिरते गिरते कोई 3.5 अरब पे पहुंच गए। तो इशू जो है वो ये है कि माशी फैसले किए जाते हैं लेकिन उनकी बुनियाद सियासी होती है। लेकिन फारूक साहब, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जो भी मुआशी पॉलिसियां बने उनको लॉक किया जाए। कोई भी गवर्नमेंट अपनी मर्जी से अपनी सियासी फायदे हासिल करने के लिए उनको फिर तब्दील ना कर सके। इस तरह तो हर हुकूमत आएगी, अपना सियासी फायदा देखेगी, मईशत को नुकसान पहुंचाएगी, बोझ तो आवाम पर ही पड़ता है। जी, असल सवाल यही है और इस सवाल का जवाब ढूंढना है। बहुत सारे दुनिया के ममालिक हैं जिनमें इन सवालात का जवाब उन्होंने ढूंढ लिया है और वहां पे सियासत और मईशत को अलग कर दिया गया है। आप देखिए कि इटली में इसने दूसरी जंग अज़ीम के बाद कोई 70 वज़राए आज़म तब्दील हुए हैं, यानी कि वहां पे भी सियासी अदम इस्तेहकाम तो बहुत रहा है, लेकिन उन्होंने सियासत और मईशत को अलग कर दिया है। उनकी माशी पॉलिसीज जो हैं वो स्टेबल रहती हैं, वो चलती रहती हैं, उनमें कंटिन्यूटी नजर आती है, जबकि सियासत के मैदान में वहां पे भी बड़ा अदम इस्तेहकाम रहा है। बरतानिया ने भी कुछ इस किस्म का काम किया है, जापान ने भी कुछ इस किस्म का काम किया है। या तो जिसको हम कह रहे हैं कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कर दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत फारूक सलीम हमारे साथ इन कॉन्फ्रेंस। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब आपके साथ एक वायरल वीडियो शेयर करते हैं जो कि अमेरिकी रियासत विस्कॉन्सिन की है, जहां पर फेस्टिवल एक जारी था और इसके दौरान रोलर कोस्टर ख़राब हो गया। और ये रोलर कोस्टर ऐन उस वक्त ख़राब हुआ जब वो हवा में उल्टा था, जिसके मनाज़िर आप इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर देख रहे हैं। और शायद आप ये अंदाज़ा भी ना कर सकते हो कि क्या तकलीफ दे ये मनाजिर हैं, किस तरह से इन लोगों ने सर्वाइव किया, क्योंकि जो ये तमाम सवार अफराद थे ये तकरीबन 3 घंटे तक बेहाल हवा में ही लटकते रहे हैं। जो एक ब्लड फ्लो होता है वो इनके सर की जानिब था। तो इस ख़राब रोलर कोस्टर को कई कोशिशों के बावजूद भी ठीक नहीं किया जा सका। बहुत ज़्यादा ट्राई की गई लेकिन नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद फिर हमने देखा कि फायर ब्रिगेड का जो अमला था वो वहाँ पर पहुँचे हैं। 45 मिनट तक वो भी कोशिशें करते रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें वहाँ पर क्रेन पहुँचानी पड़ी है और फिर इन तमाम अफराद को बाहिफाजत नीचे उतारा गया। लेकिन इसमें 3 घंटे लग गए। तो इसके बाद जो पार्क की इंतज़ामिया हैं
उनकी जानिब से ही कोशिश की जाती रही कि रोलर कोस्टर जो बंद होने की वजूहात हैं वो पता चल सकें, जबकि फ़िल वक्त इसे आवाम के लिए तो बंद कर दिया गया है। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं, इस तरह के जो हादसात हैं, वो किसी भी मुल्क में पेश आ सकते हैं, किसी भी जगह पेश आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर इंतज़ामात किए गए थे, लोगों को उतारा गया है, वो भी काबिल तहसीन है, क्योंकि जो सिक्योरिटी के, जो सेफ्टी के इंतज़ामात हैं वो प्रॉपर किए जाते हैं ऐसी जगहों पर, ऐसे पार्क्स में। ख़ास तौर पर हम इन कंट्रीज़ में देखते हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात या सेफ्टी के इंतज़ामात उस तरह से नहीं होते, और अगर इस तरह का कोई वाक़या पेश आ जाए तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ वायरल वीडियो थी जो आपके साथ शेयर की हमने। रोलर कोस्टर एन उस वक्त ख़राब हुआ जब वो हवा में उल्टा लटका हुआ था, तो जो सवार इसमें अफराद थे 3 घंटे तक ये हमने देखा कि यहाँ पर ये माजरा चलता रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे क्रिकेट के हवाले। गॉल टेस्ट के हवाले से पाकिस्तानी टीम को सिर्फ 83 रन दरकार हैं। ये पहला टेस्ट मैच अपने नाम करने के लिए पाकिस्तानी टीम की जानिब से उम्दा बॉलिंग की गई और श्रीलंका को एक बड़ा जो टारगेट था वो पाकिस्तान को देने में नाकाम रहे। पाकिस्तानी बल्लेबाज जो हैं वो 3 पवेलियन लौट चुके थे। जो खेल का आखिरी दिन है वो आज शुरू होगा कुछ ही देर में। तो गॉल टेस्ट शाहीनों के इस वक्त पंजे में दिखाई दे रहा है। बड़ी उम्दा जो कारकर्दगी है वो पाकिस्तानी टीम की जानिब से हम देख रहे हैं। जिस तरह से बैटिंग ऑर्डर था वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका था, लेकिन फिर जब टेल एंडर्स आए हैं तो एक उम्दा परफॉर्मेंस हमने देखी, किस तरह से पाकिस्तान को निकाला गया उस सिचुएशन में से और एक अच्छा टारगेट दिया गया श्रीलंका को भी। लेकिन श्रीलंकन बल्लेबाज को उम्दा परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके और पाकिस्तानी बल्लेबाज जो बॉलर थे वो इस मैच में छाए रहे हैं। कल भी पाकिस्तानी 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे 48 रन पर। प्रोग्राम में आगे चलकर हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि जो हमारा टॉप ऑर्डर है वो क्यों नहीं चल पा रहा, जो पिच की कंडीशन है वो किस तरह की हैं, क्यों पाकिस्तानी जो बैट्समैन हैं उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जो बॉलर्स हैं वो तो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। स्पिनर्स भी हमें काफ़ी फॉर्म में दिखाई दिए हैं। मामूल हक और सऊद शकील अभी भी क्रीज़ पर मौजूद हैं और आज जो फैसला कुन मार्का है वो होगा, आखिरी दिन है और उम्मीद तो ये की जा रही है कि पाकिस्तान ये पहला टेस्ट मैच अपने नाम कर लेगा। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और अब आपको बताएं कि कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि जिनका नाम ज़बान पर आते ही इंसानी खिदमत का जज्बा जहन में आने लगता है। उनकी खिदमत की वजह से उनका नाम ही एहतराम का लफ्ज़ बन जाता है। ऐसा ही नाम डॉक्टर अमजद साकिब का है। वो अखुवत के बानी और चेयरमैन हैं। इस्लाम ने जिस अखुवत और मसावात का दर्स दिया था, डॉक्टर साहब ने अखुवत के बुनियादी ख्याल पर काम किया और आज डॉक्टर साहब आलमी सतह पर पहचान रखते हैं। डॉक्टर अमजद साकिब ने एक और बैनुल-अक़वामी एजाज़ अपने नाम किया है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। डॉक्टर अमजद साकिब को बैनुल-अक़वामी सतह पर अशरे के बेहतरीन शख्स के एजाज़ से नवाजा गया है। उनको ग्लोबल मैन ऑफ द डेकेड के अवार्ड से नवाजा गया है। लंदन में होने वाली एक तकरीब में उन्हें अवार्ड अता किया गया। तकरीब में 35 मुल्कों के मौसर तरीन अफराद शरीक थे, जिनमें डॉक्टर अमजद साकिब एजाज़ के हकदार करार दिए गए हैं। डॉक्टर साहब ने यह एजाज़ पाकिस्तानी कौम के नाम कर दिया है। डॉक्टर अमजद साकिब एशिया के नोबेल प्राइज़ रॉमन मैग्सेसे अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं और गुज़श्ता बरस डॉक्टर अमजद साकिब को नोबेल अमन इनाम के लिए भी नामज़द किया गया था। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात भी करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक बड़ा एजाज़ है एक अशरे का बेहतरीन शख्स होना। पहले तो हम आपका इस पर कमेंट चाहेंगे और सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। मेरे लिए तो एजाज़ उस वक्त होगा जब पाकिस्तान का हर शख्स बड़ा शख्स बनेगा, जब हम पाकिस्तान के माशरे में आला तरीन इंसानी इक़दार का फ़रोग़ देखेंगे, जब हम पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा देखेंगे और जब हम उस लम्हे के लिए तैयार होंगे जब हम अपने रब के हुज़ूर पेश होना है। तो ये एजाज़ जो हैं ये इसलिए अहमियत रखते हैं कि इससे हमारे वतन की इज़्ज़त में इजाफा होता है। दूसरी सूरत में ज़ाती हैसियत में तो जैसे कहते हैं कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इंसान को हर हमा वक्त कोशिश करना चाहिए कि वो बेहतरीन किरदार का मुजाहरा करे और बेहतरीन इंसानी जो वैल्यूज़ हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे। ठीक है डॉक्टर साहब, अखुवत का सफ़र ही वो सफ़र था जिसने आपको इस मकाम पर पहुंचाया। तो जब अखुवत शुरू किया था तो कभी क्या आपने सोचा था कि इतनी बड़ी पहचान बन जाएगा, इतनी कामयाबियां होंगी?
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने तो सिर्फ ये कहा था, सोचा था कि कोई ऐसा काम कर दें छोटा सा, 10, 20, 50, 100 लोगों की खिदमत कर दें और वो तो शायद आखिरत बन जाए। लेकिन दरअसल ये एक विक्ट्री जो है ना, ये एक आइडिया की विक्ट्री है, फलसफे की विक्ट्री है। मवाखात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम कि अगर एक कमजोर शख्स को एक ताकतवर शख्स या दौलतमंद शख्स अपना बना ले तो दुनिया खूबसूरत हो सकती है। फिर हमने उसमें बगैर सूद के कर्जों का इजाफा करने की कोशिश की कि एक ऐसा निज़ाम बने जहां लोगों को आगे बढ़ने के लिए बगैर सूद के कर्जा दिया जाए। तो ये दोनों तस्वुरात जो हैं, ये दरअसल जो कुछ भी कामयाबी हुई है ये इनकी देन है। ये किसी बड़ी तसव्वुर और ये शख्सियत से मुंसलिक हो जाना ही दरअसल कामयाबी होती है। तो हमने ये नहीं सोचा था, ये अल्लाह की रहमत है। ठीक है। और डॉक्टर साहब ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त अखुवत के तहत कौन कौन से काम हो रहे हैं, जो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। अखुवत का बुनियादी तौर पर जो आगाज हुआ वो तो छोटे कर्जों के जरिए लोगों को कारोबार करवाना था ताकि वो गुर्बत से निकलें। लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरह कहते हैं कि पॉवर्टी इज मल्टी डायमेंशनल, गुर्बत मुआशी भी है, मुआशी और इसके अलावा समाजी भी है, सियासी भी है, अखलाकी भी है, रूहानी भी है। तो जो जो हमें गुर्बत की मुख्तलिफ डायमेंशन हम पर आश्कार होती गई तो उसी मुताबिक हमने फिर मुख्तलिफ उसके हल भी ढूंढने शुरू किए। तो समाजी गुर्बत का एक खात्मे का एक जरिया तालीम है, फिर तरबियत है। तो हमने अब तालीम और तरबियत की तरफ तवज्जो दी हुई है। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है, ये पहली यूनिवर्सिटी होगी जिसमें कोई फीस का तकाजा नहीं किया जाएगा और इसमें वो बच्चे पढ़ेंगे जो बेहतरीन सलाहियत के हामिल हैं लेकिन आला तालीम हासिल नहीं कर सकते। फिर हमने एक रिसेंटली IT की मैदान में बच्चों की तरबियत का आगाज किया। 25,000 बच्चों को IT की ट्रेनिंग देकर $1 बिलियन का ज़र मुबादला कमाना चाहते हैं अपने वतन के लिए। तो इसके अलावा ख्वाजा सराओं के लिए काम है, क्लोज बैंक का एक काम है। यानी कोई भी ऐसा काम जिससे खल्के खुदा की बेहतरी हो, किसी के आंसू पूछे जाएं। लेकिन बुनियादी काम हमारा वही है कि कर्जा देके किसी को भीख लेने पर मजबूर न किया जाए, बल्कि उसको इज्जत नफ्स के साथ आगे बढ़ने का हौसला दिया जाए। देखिए कोई भी अदारा उसकी हिकमत अमली वक्त के साथ साथ बदलती रहती है, लेकिन अल्टीमेट विजन मुस्तकिल है कि एक ऐसे मुआशरे के क़याम की जद्दोजहद में हम मसरूफ हैं जिसमें हर शख्स को इज्जत से जिंदा रहने का मौका मिले। ठीक है। तो डॉक्टर साहब जिस तरह से भी आप एजुकेशन की बात करें कि उस पर भी काम किया जा रहा है, नौजवानों को IT के सेक्टर में भी लाया जा रहा है, ख्वाजा सराओं के हवाले से भी मजीद काम किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं एजुकेशन के साथ साथ कितना ज़रूरी है कि जो लोग हैं उनको मजीद जो स्किल्स हैं वो भी आने चाहिए? जी मैं कहता हूँ कि एजुकेशन तो लाजम है। एजुकेशन इंसान को जो है ना बुनियादी इकदार से आगाह करती है, उसके मुकाम से आगाह करती है, इस कायनात के इसरार और रमूज से आगाह करती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर तरबियत नहीं है, हुस्न सलूक नहीं किसी को सिखाया जाता और हुस्न किरदार किसी को नहीं सिखाया जाता, तो फिर उस इल्म की कोई अहमियत बहुत ज्यादा नहीं रहती। तो इल्म और तरबियत, अब तरबियत में इखलाकी तरबियत भी है और फिर ऐसी तरबियत भी है जिनको हम हुनर कहते हैं, फन कहते हैं। यानी किसी को इलेक्ट्रीशियन बनाना, किसी को प्लम्बर बनाना, या आजकल के दौर में किसी को IT की स्किल दे दें तो वो लाखों रुपए कमा लेते हैं। तो हम तालीम के साथ साथ जो इंसानियत की तरफ सफर है, हम उसके मुआशी और समाजी मामलात को बेहतर करने के लिए हुनर भी देना चाहते हैं। ज़हीन आदमी अगर है, दुनिया भर में ज़हीन लोगों की जरूरत है जो IT के मैदान में आगे बढ़ सके। हमारे नौजवान काबिल फख्र हैं, ये साइबर सिक्योरिटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और बहुत सारे और ऐसे इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स हैं जिसमें ये आगे बढ़ सकते हैं। तो हम अब उन पर भी फोकस कर रहे हैं ताकि उनको ये जो यूथ बल्ज है और हम देख रहे हैं कि बच्चों को मुलाजमत नहीं मिलती और उनको मजबूरन मुल्क से बाहर जाना पड़ता है, तो क्यों ना एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए कि वो पाकिस्तान में तालीम हासिल करें, पाकिस्तान में स्किल लें और पाकिस्तान में बैठकर ही अपनी इन सर्विसेज को अवेलेबल करें पूरी दुनिया के लिए। तो हमारा IT का जो इनिशिएटिव है, इसके बारे में हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि इससे हम ज़र मुबादला भी कमाएंगे और अपने बच्चों को जो है वो उनको मुआशी मामलात में भी बेहतरी आएगी और फिर इसके अलावा एंटरप्रेन्योरियल बनेंगे, यानी वो दुनिया के मसाइल का हल पेश करेंगे।
कंप्यूटर जो है ना, ये जो कंप्यूटर की साइंस है, ये जिंदगी को आसान बनाने का एक बड़ा अच्छा रास्ता है, तो हम इस रास्ते के ऊपर चलना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से शहरों में तो हम देखते हैं कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं, एजुकेशन के हवाले से तमाम तर निज़ाम मौजूद है, किसी ने कोई हुनर सीखना है तो बहुत से इदारे ऐसे मौजूद हैं। लेकिन अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, इंटीरियर सिंध की, या जो इलाका गैर थे, जो फाटा के पहले इलाके थे, वहाँ पर हुकूमत कोई काम कर रही है जहाँ पर लोगों के पास इस तरह की सहूलियात नहीं है, मौके नहीं हैं? आपको सुनकर खुशी होगी कि सबसे ज़्यादा काम ही हम वहाँ कर रहे हैं। जो पुराने कबायली इलाका जात जिनको आप ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, वहां पर खैबर एजेंसी हो गई, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान और एक एजेंसी, इन तमाम एजेंसीज में हमारी 32 दफातर हैं जहां हम छोटे कर्जे दे रहे हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में खुजदार और जोब से लेके डेरा बुगती और सुई और न जाने कहाँ कहाँ, फिर इसी तरह इंटीरियर सिंध में हम बेशुमार अजला में, खैरपुर में, सखर में, लाड़काना में, हैदराबाद में, थर में, मिठी में, छाछरों में, कराची में, और उधर से केपी में हम मर्दान है, नौशहरा है, सवाबी है, उधर चतराल है, पेशावर है। फिर इस तरह गिलगित बल्तिस्तान में हम तकरीबन 32 हमारे दफातर हैं। वहाँ पर आप गिलगित में देख लें, हुंजा में देख लें, बल्तिस्तान में देख लें, घांचे में देख लें, और हम उधर नीचे शिगर वैली में चले जाएं, आज़ाद कश्मीर में हम शारदा जो बॉर्डर पर है वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा हमारा जो तालीमी अदारे हैं उसमें 70 अजला से स्टूडेंट पढ़ते हैं, 15 जुबानें बोलते हैं। एक कमरा हमारा जिसमें डॉर्मेट्री में बच्चे रहते हैं, एक चारपाई पे सिंध का बच्चा, एक पे बलूचिस्तान का बच्चा, एक पे पंजाब का बच्चा और एक पे केपी का बच्चा है। तो हम तो एक अपनी जो तालीमी यूनिवर्सिटी जो हमारी है वो छोटा सा पाकिस्तान है, तो हम इसमें चाहते यही हैं कि वो इलाके जो जहाँ पर ज्यादा गुर्बत है, या जहाँ पर ज्यादा अफलास है, या जहाँ पर ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स में कमी है, तो उनको हम फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि वही तो हमारे भाई हैं जिनको हमें आगे लाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान गोल्ड टेस्ट जीतने के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। सिर्फ 18 रन पाकिस्तानी टीम को दरकार हैं, जिसके बाद ये जो पहला टेस्ट मैच है ये पाकिस्तानी टीम अपने नाम करने में कामयाब हो जाएगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ में। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान के निज़ाम तालीम से मुताल्लिक, क्योंकि किसी भी मुआशरे की तरक्की का राज तालीम में पोशीदा है। तालीम से एक फ़र्द की शख्सियत निखरने के साथ साथ मुआशरे पर भी मस्बत सियासी, मुआशी और मुआशरती असरात पड़ते हैं, और यूँ एक खुशहाल और बाशऊर मुआशरा तश्कील पाता है। मुल्क की मुख्तलिफ सियासी जमातों के अपने अपने मफादात की वजह से हमने देखा कि कभी भी जो निसाब साजी है या कौमी तालीमी पॉलिसी है उसको तश्कील देने में सियासी इत्तफाक़ राय कभी भी नज़र नहीं आया। लिहाजा तालीमी निज़ाम के मयार और तसलसल में अक्सर खला नज़र आया, जिसका खुमियाजा हमारी अवाम ने भुगता। यूनिसेफ की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 6 करोड़ से ज़ायद बच्चे प्राइमरी और 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे सेकेंडरी लेवल की तालीम से महरूम हैं। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जनूबी अफ्रीका के इनकलाबी रहनुमा नेल्सन मंडेला ने कहा था कि तालीम एक ऐसा ताकतवर हथियार होता है जिसके ज़रिए से आप दुनिया बदल सकते हैं। यानी तालीम ही वो हथियार है जो आपको बाइज़्ज़त बना सकता है, आपको ताकत दे सकता है। आज इस मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज कुछ अहम ख़ास मेहमान मौजूद तालीम के मैदान से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान में भी पढ़ते रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं, और आजकल कनाडा में तालीम के शोबे में ही खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। माहिर तालीम मुज़फ़्फ़र बेग साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया, उनसे मज़ीद बात करेंगे। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपने पाकिस्तान में भी पढ़ाया है, आप इस वक्त कनाडा में भी पढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान के निज़ाम तालीम को आप कैसा समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्वाइट करने का जी बहुत शुक्रिया। हमारा जो निज़ाम है उसमें पहली बात है कि कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं है। डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट कैरिकुलम पढ़ाया जा रहा है। अगर हम उसको कंपेयर करते हैं कनाडा में, तो वहाँ भी डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट है। मेरा तल्लुक अंटारियो से है, पूरे अंटारियो में एक ही कैरिकुलम है। आप चाहे प्राइवेट स्कूल में जाएं, पब्लिक स्कूल में जाएं, कैथलिक्स में, किसी भी
कोई इस्लामिक स्कूल में भी जाते हैं तो आपको कैरिकुलम सेम ही मिलता है। इसी तरह जब आप ट्रांसफ़र करते हैं इवन दूसरे प्रोविंस में भी जाते हैं तो उसमें एक सर्टन प्रोसीजर है इक्वलेंसी का, तो हम उसके मुताबिक चलते हैं। तो यही उनकी कामयाबी का राज है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं यहाँ पर ये इक्वलेंसी क्यों नहीं है? यहाँ पर निज़ाम तालीम एक जैसा क्यों नहीं है? आप कह रहे हैं कि एक प्रोविंस में एक जैसा निज़ाम तालीम है, यहाँ पर तो एक गली में 6 स्कूल हैं और वो डिफरेंट कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। जी, इससे मैं ऐसे इसको डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि जब मैंने यहाँ मास्टर डिग्री की तो मुझे चांस मिला एचईएसएन कॉलेज में पढ़ाने का। तो एचईएसएन का जो स्टैंडर्ड है दूसरों से इंटायरली डिफरेंट है। मतलब है कि वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर ही नहीं करते, वो समझते हैं हम बहुत सुपीरियर हैं। तो ये चीज़ है। इसी तरह कोई यहाँ चेक नहीं है। ठीक है, होता यह है कि जो जितने भी स्कूल हैं चाहे प्राइवेट हो पब्लिक हो, वहाँ एक बाकायदा एनुअल इंस्पेक्शन होती है और उसमें उस मेयार को चेक किया जाता है कि जो आप टेस्ट लेते हैं, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, हर चीज़ जो है वो इक्वली स्टैंडर्ड है। अगर कहीं डेफिशिएंसी है तो वो उसको दूर करते हैं। और फाइनली अगर होता ही है कि फ़र्ज़ करें कि आपने किसी ने कर लिया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो उनके पास एक चेक ये है कि हर एक का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अगर बच्चा ड्रॉप होता है तो वो उनके रिकॉर्ड में जाता है, तो एंड ऑफ द डे पता चलता है कि किस स्कूल का जो रिजल्ट जो है अच्छा नहीं है, फिर उस पर वो सख्ती करते हैं ताकि स्टैंडर्ड इक्वल हो। ठीक है। अच्छा, जैसे अब पाकिस्तान में है, पहले मदारिस सिस्टम है, फिर सरकारी स्कूल मौजूद हैं, फिर कैम्ब्रिज सिस्टम है, फिर अमेरिकन सिस्टम है, तो उस तरह से बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन है। बड़ी क्लास हमने वो डिफ्रेंशिएट कर दिया हुआ है, 3-4 किस्म की क्लासेस हम तैयार कर रहे हैं और फिर एक्सपेक्ट तो हम हर क्लास से वही करते हैं कि हमें डिलीवर वो एक जैसा करेंगे, बेहतर डिलीवर करेंगे। बिल्कुल यही डिफरेंस है, इसी वजह से हम लोग पीछे हैं। वहाँ अगर हम इसको एक कर लेते हैं तो हमारी कामयाबी इसी में है। इसलिए हम लोग डिवाइड हैं, हर एक का अपना क्राइटेरिया है, कोई भी आगे नहीं आता। और दूसरा सेकेंडली हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते ही नहीं है। हमारा जो निज़ाम है वो तो सारा रटलाइजेशन ही है शुरू से एंड तक। इवन जो चीज़ें हम मास्टर डिग्री में पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिकली कोई यूटिलाइजेशन नहीं होती एज़ कम्पेयर टू अगर हम वहाँ जाएँ। तो उस सिलसिले में आपको बताता हूँ कि जब हम वहाँ जाते हैं कनाडा में, तो उससे में यह है कि आपको पहले तो उसको डिफरेंट वे में असेस करते हैं। लाइक 3 डिफरेंट वे है असेसमेंट की, लाइक असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग। डिफरेंस ये है फॉर लर्निंग में ये है कि आप पहले उसको बच्चे ने जो पहले किया होता है उससे रिलेट करते हैं, उससे लिटिल कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, जो उसकी चीज़ों को रिवाइज करते हैं, उसका डायग्नोस्टिक क्विज लेते हैं ताकि वो बच्चा फेमिलियर हो जाए। ठीक है। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेप चलता है जिसको हम एज लर्निंग बोलते हैं। एज लर्निंग से मुराद ये है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस हम जो भी करते हैं वो एज लर्निंग में आता है। उसकी वैल्यूएशन में, मार्किंग में उसका कुछ नहीं होता, मतलब सिर्फ वो जस्ट फॉर लर्निंग। अगर हम वहाँ इसका कोई टेस्ट, कोई क्विज भी लेते हैं तो उसके मार्क्स कंसीडर नहीं होते। फिर अगले जो स्टेज आती है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, वो टोटली बेस कर दिया एवेल्यूएशन पे। अच्छा मुजफ्फर साहब, आप ये समझते हैं जैसे एक लैंग्वेज बैरियर हमें बहुत ज़्यादा है, एहसास कमतरी हमें इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने जाते हैं वो भी ठीक से नहीं सीख पाते, अपनी उर्दू ज़बान में भी उस तरह से काम नहीं करते, उसमें भी हमने कोई तरक्की नहीं की, पंजाबी ज़बान है वो बोलने में लोगों को शर्म आती है। तो जब हम बच्चों को इन 3 ज़बानों में डिवाइड कर देते हैं तो वो फिर उनकी बेस जो है वो भी ख़राब होती है, बेसिक्स ख़राब होते हैं, वो कुछ भी नहीं सीख पाते। बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ। इसी वजह से यही प्रॉब्लम है कि हम लोग पीछे हैं। इवन देन जो हमें आगे आता है वो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होता है क्योंकि वो इन सारी चीज़ों पे बोर करता है। जब यहाँ से स्टूडेंट वहाँ आता है ना, तो जब उसको कंपेयर करते हैं तो हमारा जो स्टूडेंट है वो फार बेटर है इन दिस सेंस कि उसने जो भी पढ़ा है इन डेप्थ पढ़ा है। वहाँ पढ़ते सिर्फ उनके पास नॉलेज तो है लेकिन इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। फ़ायदा क्या है कि उनके पास कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, हमारे पास नॉलेज होने के बावजूद भी हम कॉन्फिडेंट नहीं है, हम बात नहीं कर सकते। और दूसरा, हम किसी चीज़ को उस लेवल पे सीखते नहीं है। वहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने नोट की है वो वॉलंटियर वर्क है। हम लोग तो इस तरफ आते नहीं है। हमारा इवन जॉब के लिए भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें पैसे कितने मिलेंगे, जबकि जो आपको जो जॉब देगा उसने पैसों के लिए नहीं देनी, उसने तो देखना है कि आप में क्या अहलियत है, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। सो दैट्स व्हाई वॉलंटियर काम करने से ही वो आगे। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं फिर किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है? पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है और पॉलिसीज़ पर फिर लंबे अरसे तक चलने की ज़रूरत है। जिस तरह से पिछली गवर्नमेंट की जानिब से कोशिश की गई थी कि सिंगल करिकुलम होगा, लेकिन फिर हमने देखा कुछ अरसे बाद वो भी तब्दील हो गया। स्टूडेंट्स को ये कहा जाता रहा कि आपको वो वाला करिकुलम भी पढ़ाएंगे जो कि गवर्नमेंट ने कहा है, और फिर जो स्कूल का एक करिकुलम चल रहा है वो भी आपको पढ़ाएंगे। इससे भी जो कंट्री है ना, उसकी जो तरक्की का जो मेन राज है वो उसकी बेसिक एजुकेशन है।
सबसे पहले तो हमें इसको एक करना पड़ेगा, और दूसरा इंस्टेड ऑफ हायर एजुकेशन जो छोटे लेवल जो ट्रेड्स हैं इनको बढ़ाना पड़ेगा। हमारे तो अगर एक बच्चे से पूछते हैं आप क्या बनना चाहते हो, तो कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। कोई कहता है जी डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, वेयर एज कम्पेयर टू दैट वहाँ मोर देन 450 प्रोफेशंस हैं। तो ये एक मेजर है, और छोटे छोटे काम करके भी आप आगे आ सकते हैं। ठीक है, मतलब हैंड्स ऑन वर्क, जितना आप हैंड्स ऑन वर्क करें ज़रूरी नहीं है आप बच्चे को असेस करें कि उसमें अहलियत क्या है। वहाँ ये चीज़ है कि जब बच्चा ग्रेड 3 में होता है तो वहाँ एक ऐसा चेक होता है, टीचर ने एक सर्टन पॉइंट्स होते हैं, उसने वो ऑब्जर्व करना होता है। अगर 50 की क्लास है तो उसमें देखना है कि कौन सा आउटस्टैंडिंग है, उसको सेपरेट कर लेना है। वो ज़रूरी नहीं 50 में से एक निकले, बेशक ना निकले, चाहे 30 में से 2 निकलाएं, लेकिन जो भी स्टैंडर्ड को मीट करेगा ना उनको सेपरेट कर लेना है। उसका नाम है गिफ्टेड प्रोग्राम। वो बच्चा पढ़ता भी ज़्यादा है, उसका वे ऑफ एवरीथिंग डिफरेंट है, और एंड ऑफ द वही उनका रूलर है। और जिस तरह से टेक्निकल एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, हम जर्मनी को देखते हैं, जापान को देखते हैं, टेक्निकल एजुकेशन की बेस पर वो अपने मुल्कों को कहाँ पर ले गए हैं। पाकिस्तान में भी टेक्निकल इदारे मौजूद हैं जी, इनको भी बढ़ाने की ज़रूरत है, बेहतर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, टेक्निकल एजुकेशन ही हमारी कामयाबी का राज है। अब एक बच्चा जो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि इतनी एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव है, वेयर एज अगर वो चंद वहाँ का कोई भी ऐसा डिप्लोमा प्रोग्राम है, बेसिक नॉलेज है, सबसे पहले देखा जाए कि उसकी अहलियत क्या है, कौन सी उसमें ज़्यादा स्किल है। इस चीज़ का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फुकदान है। अगर पेरेंट्स कहते हैं नहीं जी हमने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, बच्चे का चाहे कुछ भी माइंड हो तो हम वो इंजीनियर ही है, वो सारी लाइफ जो है ना वो स्ट्रगल ही करता रहेगा, जबकि उसे सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ है, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ यह है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस है। अगर टीचर गलत है तो बच्चा खामोश नहीं रहेगा, वो बच्चा राइट वे टीचर को कहेगा सर यू आर डूइंग मिस्टेक, और वो उस पर आर्गू भी करता है। वेयर एज हमारे ये एक मैटर ऑफ रिस्पेक्ट है, हम उस चक्कर में हमें पता भी होता है टीचर गलत है, बट इवन देन वी आर क्वाइट। वो पता है कि अगर हमने बोल दिया तो उल्टी हमारी ही शामत आएगी, टीचर हमारे ही अगेंस्ट हो जाएगा। वेयर एज ये चीज़ नहीं है, यही चीज़ हमें आगे। जिस तरह से हमारे यहाँ हम देखते हैं कि जो रिसर्च है वो भी आला मयार की नहीं की जाती। अगर हम पिछले 2-3 साल को उठा के देखें, कोरोना जब आया तो यही रिसर्च की गई, तो भी कोरोना की जो मेडिसिन थी वो हमने देखा कि वो इजाद हुई। तो रिसर्च से भी मुल्क की तरक्की मुमकिन होती है। जवानों पढ़ेंगे तो रिसर्च की जानिब भी जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। रिसर्च फैक्टर यही है कि जब आप उनको ये इन्वायरमेंट देंगे, वहाँ जो भी रिसर्च करता है तो गवर्नमेंट जो है ना फुली उसको स्पॉन्सर करती है, इन द सेंस स्पेशली मनी। अब बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, अगर जब मैंने ये स्टार्ट किया तो स्टार्ट में जब आप जाते हैं तो इंतहाई मुश्किलात होती हैं। एक स्टेज हुई तो वहाँ जो होता है ना रिसोर्स सेंटर है, वहाँ जो काउंसलर आपको मिला होता है, मैं उसके पास गया, वो मुझे लेडी थी, वो कहती है मिस्टर बेग आप 1.5 साल से कोई काम नहीं कर रहे लेकिन आपका घर फिर भी चल रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न। मैंने बोला कि मैं बीइंग अ टीचर मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ और मैं यही करना चाहता हूँ। उसने मुझे बोला ओ यू वांट टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। तो उन्होंने मुझे फ़ौरन रेफ़र किया, वहाँ उन्होंने मुझे चेक किया कि उन्होंने कहा आपके पास कोई बिजनेस प्लान है। आई वॉज कन्फ्यूज कि ये क्या होता है। फिर मेरे एक फ्रेंड ने हेल्प की, यार जो आप कर रहे हो दैट इज़ योर बिजनेस प्लान, आप जो ट्यूशन पढ़ा उसको सारे को राइटिंग करके उन्हें दिया, वो कहते जी एक्सीलेंट। उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। उन्होंने बोले जी 1 साल आपको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, वी विल सपोर्ट यू 1 ईयर। 2 माह की आपको ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आपको एक काउंसलर देंगे जो आपको हेल्प करेगा, आपकी मंथली रिपोर्ट लेगा और आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उसमें करेंगे। जरूरी नहीं एजुकेशन, हमारी जो 30 की क्लास थी उसमें डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग थे। एक उसमें था, मतलब हम बताने चला कहते हैं दैट इज मिस्टर वुड, मिस्टर ही इज डूइंग मिस्टर वुड, ऐसे जी मिस्टर लाइक मिस्टर शू। अब मैंने कहा आई डोंट नो व्हाट इज मिस्टर वुड। उसने क्या करना था कि स्कूल की जो चेयर्स हैं उनको फिक्स करना था। ये प्रोफेशन है फुल। इस तरह जो है मुचियब से कहते हैं मिस्टर शू, वो भी एक परफेक्ट प्रोफेशन है। और सबकी जो सैलरी का मेयार है इक्वल है, इक्वल इन द सेंस के मिनिमम वेजेस इक्वल है। अगर आपकी सैलरी से स्टार्ट होती है से $15 से, एक की 50 से होती है, तो क्या होता है कि एंड ऑफ द डे आपने टैक्स फाइल करना है। जब आपके जो मिनिमम है उसको वो क्रेडिट देके यहाँ ले आते हैं, जो ऊपर है उसका काट के यहाँ ले आते हैं। सिस्टम बनाया गया है हर एक के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर तालीम मुजफ्फर बेग हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, और पाकिस्तान के निज़ाम तालीम पर भी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कन्फ्यूजन जो हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। खैर, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान क्रिकेट मैच जारी है। पहला टेस्ट मैच गॉल में इस वक्त हो रहा है और पाकिस्तानी टीम जीत के बहुत करीब पहुंच चुकी है। सिर्फ 4 रन पाकिस्तानी टीम को दरकार हैं और पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान के नाम हो जाएगा। और जिस तरह से पहले टेस्ट में पाकिस्तान अपनी जीत की जानिब गामजन दिखाई दे रहा है, इमामुल हक की जानिब से बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस की गई, अपने 50 टन्स वो कंप्लीट कर चुके हैं। 6 पाकिस्तानी जो हैं इस वक्त पवेलियन लौट चुके हैं।
जीत तो हम रहे हैं, लेकिन ये एक सवालिया निशान ज़रूर है कि जो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर है वो क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि दोनों इनिंग्स में हमने देखा कि टॉप ऑर्डर जो है वो अच्छे तरीके से हमें सपोर्ट नहीं कर सका। तो श्रीलंकन टीम जब दूसरे इनिंग्स में आई है ग्राउंड में तो उन्होंने 279 रन बनाए हैं और पूरी टीम पवेलियन लौट गई। हमने देखा कि स्पिनर्स जो थे उन्होंने भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक छाया रहा है और अब पाकिस्तान इस मैच को जीतने के करीब पहुंच चुका है। 131 रन के अदद के ताक़ुब में पाकिस्तान के 48 रन पर कल 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। आज जब पाकिस्तानी टीम ने मैच शुरू किया है तो मज़ीद 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। बाबर आजम भी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके और अब पाकिस्तान, ये खबर मौसूल हो रही है कि पाकिस्तान ये मैच जीत चुका है, अपने नाम कर चुका है। छक्के के साथ पाकिस्तान ने अपनी इस फतह को यकीनी बनाया है। आगा सलमान ने ये सिक्सर लगा के पाकिस्तान को फतह दिलाई है 4 विकेटों से। मामूल हक ने जिम्मेदाराना बैटिंग की, शानदार 50 बनाई। सऊद शकील ने 30 रन बनाए, बाबर आजम ने 24 रन बनाए। ये विनिंग मोमेंट्स हैं जो इस वक्त आप न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी टीम, हम देख रहे थे कि टेस्ट मैचेस में इतना अच्छा परफॉर्म एक साल से नहीं कर पा रहे थे, तो हो सकता है ये पाकिस्तानी टीम के लिए टेस्ट मैचेस में एक अच्छी शुरुआत हो, एक खुशाइन बात हो, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के हवाले से भी ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया पाकिस्तानी टीम की जानिब से, क्योंकि अक्सर तो यही देखा जाता है कि जो टेस्ट मैचेस हैं ज़्यादातर ड्रॉ ही होते हैं, लेकिन अभी पाकिस्तानी टीम की जानिब से बहुत उम्दा परफॉर्म किया गया है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो स्पिनर्स हैं उनकी जानिब से भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया है। 131 रन के हदफ का ताक़ुब था। पाकिस्तान के 48 रन पर कल 3 खिलाड़ी आउट थे। आज जब ग्राउंड में पाकिस्तानी टीम उतरी है तो फिर जीत कर ही ग्राउंड से बाहर निकली है। पाकिस्तान की गोल टेस्ट पर गिरफ्त बहुत मजबूत हो चुकी थी। जैसे ही श्रीलंका को एक लिमिटेड स्कोर पर आउट करने में कामयाब हुए पाकिस्तान की जानिब से नुमान अली और इब्रार अहमद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि आगा सलमान और शाहीन आफरीदी ने भी 2 विकेटें अपने नाम की। सऊद शकील की अगर हम बात करें तो शायद जो पूरा क्रेडिट है इस मैच का वो सऊद शकील को जाता है, जिस तरह से उन्होंने 200 रन्स बनाए एक मुश्किल हालात में। और इसके साथ साथ यहाँ पर नसीम शाह का जिक्र भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एज अ सपोर्टिंग बैट्समैन वो खेलते रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी रही है। लेकिन जो उम्मीद तो यही करते हैं कि जो मैन ऑफ द मैच होंगे वो सऊद शकील ही होंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस की, यादगार डबल सेंचुरी बनाई। दुनिया के जो बड़े बड़े बल्लेबाज थे वो उनकी तारीफ़ें करते हमें दिखाई दिए। पाकिस्तानी जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो सऊद शकील की तारीफ़ें करते हमें दिखाई दिए कि किस तरह से उन्होंने इस मैच को संभाला है, किस तरह से पाकिस्तानी टीम को इस मैच में वापस लेकर आए हैं, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर है वो इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सका था। तो जो कोचिंग स्टाफ है नया, उसका भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छा एक्सपीरियंस है और उसमें फ़र्क भी नज़र आ रहा है। एग्रेसिव टेस्ट मैच पाकिस्तानी टीम ने खेला है, पहले इस तरह से नहीं था। तो जो इस मॉडर्न क्रिकेट की मिकी आर्थर बात करते थे, शायद अब वो इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दी गई है पाकिस्तानी टीम की जानिब से। जो हम स्ट्राइक रेट की बात करते थे, जिस तरह बाबर आजम की बात करते थे या मुख्तलिफ खिलाड़ियों की बात करते थे, कल माजिद भट्टी के साथ भी जब हम गुफ्तगू कर रहे थे जो सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, तो उनका ये कहना था कि सऊद शकील भी इस तरह की क्रिकेट नहीं खेलते, वो ज़्यादा बॉल्स पर कम रन बनाते थे, लेकिन जब उन्होंने डबल सेंचुरी की है तो कम गेंदें खेली हैं और अच्छा स्कोर किया है। पाकिस्तानी टीम को वो एक अच्छा स्टैंड देकर गए हैं और उन्हीं की बदौलत ही पाकिस्तानी टीम ये टेस्ट मैच जीतने में भी कामयाब हुआ है। नुमान अली की अगर हम बात करें, उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया दूसरी इनिंग्स में। इब्रार अहमद ने भी 3 विकेटें अपने नाम की। आगा सलमान की भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। शाहीन शाह अफरीदी से जो एक्सपेक्टेशन थी वो भी उस पर पूरा उतरे हैं और आगा सलमान और शाहीन शाह अफरीदी 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए हैं। गोल टेस्ट हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त अपने नाम कर चुकी है, जीत चुकी है। श्रीलंकन टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 279 रन ही बना सकी थी। पाकिस्तानी टीम को 131 रन का टारगेट मिला, जो कि अभी पाकिस्तानी टीम की जानिब से बाआसानी चेज़ कर लिया गया है और ये पहला टेस्ट पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया है। पिछले 1 साल से अगर हम पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस देखें तो कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिल रही थी। हत्ता कि अगर वनडे में देखें या T20 मैचेस में देखें तो पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती दिखाई दे रही थी, लेकिन टेस्ट मैच में कोई अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम नहीं कर पा रही थी। तो शायद अब ये जो कम्बिनेशन नया बना है, जो कोचिंग स्टाफ नया आया है, एक मॉडर्न क्रिकेट की बात की जा रही है, तेज़ खेलने की जो एक रिवायत है टेस्ट मैचेस में जो कि इंग्लैंड की तरफ से शुरू की गई थी, अब पाकिस्तान भी शायद उसको परसू कर रहा है, उसके पीछे पीछे चल रहा है और अपनी क्रिकेट को आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी बॉलर्स ने दूसरी इनिंग्स में ख़ास तौर पर श्रीलंका को बड़ा स्कोर नहीं करने दिया, जिसकी वजह से
जो नतीजा खेज़ ये टेस्ट मैच है ये हमें देखने को मिला है। बड़ी अच्छी गिरफ्त पाकिस्तान की थी इस मैच पर, अच्छी परफॉर्मेंस देखी हमने। स्पिनर्स के हवाले से बात की जा रही थी बार बार कि स्पिनर्स इस पिच पर कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान के पास सकलैन मुश्ताक अहमद के पाए का कोई स्पिनर मौजूद नहीं है, उस पर भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो टेस्ट मैचेस हैं या वनडे मैचेस हैं, यूथ की भी अब यही कोशिश है ज़्यादा कि वो फास्ट बॉलिंग की तरफ आ रहे हैं। तो नया टैलेंट जो है स्पिन अटैक में वो भी पाकिस्तान टीम को इस वक्त रिक्वायर्ड है। लेकिन एक अच्छी कामयाबी है पाकिस्तानी टीम के नाम। श्रीलंका में इस वक्त पाकिस्तानी टीम मौजूद है। गॉल टेस्ट पाकिस्तान अपने नाम कर चुका है। 4 विकेटों से पाकिस्तानी टीम ने मैच अपने नाम किया है। इमामुल हक ने जिम्मेदाराना बैटिंग की है, शानदार 50 बनाई है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज़ इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपको भी मुबारकबाद, पाकिस्तानी टीम पहला टेस्ट मैच जीत चुकी है, क्या कमेंट करेंगे आप? बहुत ज़्यादा एक तो मुबारकबाद के WTC का ये जो नया साइकिल शुरू हुआ है इसमें पाकिस्तान को आगाज़ ही में कामयाबी मिली है और पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान श्रीलंका के ख़िलाफ़ जीता है। अब इससे ये उम्मीद ज़रूर हुई है कि पाकिस्तान आने वाला टेस्ट मैच जो कि सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच होगा उसमें भी कामयाबी हासिल कर सकता है और पाकिस्तान को करनी चाहिए। इस टेस्ट मैच की ख़ास बात पाकिस्तान की सऊद शकील की डबल 100 है, उनके साथ अली सलमान आगा ने जिस खेल का मुजाहरा किया, खेल के दोनों शोबों में, बॉलिंग में भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। लेकिन सबसे अहम उनकी पहली इनिंग्स में सऊद शकील के साथ को लगभग 250 रन की शराकत दारी थी जिससे पाकिस्तान मैच में वापस आया और उसने सऊद शकील को डबल 100 की तरफ जाने का एक मौका फराहम किया। और उसके बाद नोमान अली और नसीम शाह ने जिस तरह से उनका साथ दिया वो पाकिस्तान के लिए एक ऐसा वो टर्निंग पॉइंट था सऊद की इनिंग्स। और मेरा ख्याल है कि यही इनिंग्स वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम पाकिस्तान इसको आगे टेस्ट मैच में दूसरे टेस्ट में लेके दाखिल हो सकता है और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है कि इस सीरीज को पाकिस्तान 2-0 से जीत सकता है। दोनों इनिंग्स में पाकिस्तान ने बैटिंग में, पाकिस्तान ने बॉलिंग में बड़े उम्दा खेल का मुजाहरा किया। हाँ, कुछ चीज़ें तवज्जो तलब ज़रूर हैं, जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक की कारकर्दगी है, वो मुसलसल रन नहीं कर पा रहे हैं, वो जिस तरीके से आउट हो रहे हैं, पहले वो पुल खेलते हुए आउट हो रहे थे, फिर अब वो स्लिप्स में जिस तरह से आउट हो रहे हैं, तो उनके ऊपर कुछ काम करने की ज़रूरत है। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ है उनके साथ ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम कर सकता है। लेकिन जब आप मुसलसल रन नहीं करते हैं तो फिर दबाव आप पर बढ़ता है और फिर पाकिस्तान में ओपनर्स के साथ को बहुत ज़्यादा काबिल रहम उनके साथ को रहम नहीं किया जाता, उनके साथ को इतना अच्छा सलूक नहीं किया जाता, तो इसके लिए उनको ज़्यादा परफॉर्म करने की और रन्स करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ शान मसूद की जो बैटिंग है जिसमें वो मुसलसल रन्स नहीं कर पा रहे हैं, 30-35, ये T20 क्रिकेट में तो आप इनको कह सकते हैं कि इम्पैक्ट वाली इनिंग्स है, लेकिन टेस्ट मैच में जब आपने 5 दिन खेलना है तो आपको बड़ी इनिंग्स की ज़रूरत होती है। और जब आप 1 डाउन आ रहे हैं जो कि सबसे अहम बैटिंग पोजीशन समझी जाती है टीम को खड़ा करने के लिए, तो उसमें उनसे इससे ज़्यादा बेहतर रन्स की, ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी की, लंबी बैटिंग की ज़रूरत है, उनको करना भी चाहिए। ये मतलब 30-35 का हर वक्त खुले शॉट्स, अब ये आप एक अंदाज ज़रूर अपना सकते हैं, लेकिन ये एक सोच है, सिर्फ आपने इस अंदाज से खेलना है। लेकिन दूसरी सोच ये भी है कि आपने लंबा भी तो खेलना है ना। अगर आप लंबा नहीं खेलेंगे तो क्या 30-35-40 रन से आप टीम के काम आ सकते हैं? यकीनी तौर पर टेस्ट मैच में नंबर 3 का बैट्समैन, उससे कोई भी 30-40 रन की तवक्को नहीं करता है, वो उससे बेहतर परफॉर्मेंस की तवक्को करते हैं और वो इससे ज़्यादा अहलियत रखते हैं जिस किस्म के खेल का वो मुजाहरा कर रहे हैं, जितनी उनकी बैटिंग परफॉर्मेंसेज हैं, वो इससे बहुत बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं और उनको खेलनी भी चाहिए। इमरान, बिल्कुल जिस तरह से आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और हमने ये देखा जब 20 से 25 स्कोर दरकार थे पाकिस्तानी टीम को जीत के लिए, तब भी हमने 2 से 3 विकेटें गंवाई हैं, तो फिर एकदम से क्या होता है, हम किस तर्ज की क्रिकेट शुरू कर देते हैं? देखिए, चूंकि कंडीशंस ऐसी हैं, जैसा कल ही पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गई, नोमान अली को भेजा गया था ऊपर, वहां पर बाबर भी आते तो कोई ऐसी चीज नहीं थी, हो सकता है कि पाकिस्तान ज्यादा बेहतर फिनिश कर जाता, लेकिन जब आप नोमान को भेजते हैं और फिर जिस तरीके से कल उनका आउट हुआ है, तो एक जरूर सोच ये आती है कि आप मतलब कुछ दिफाई सोच की तरफ जा रहे हैं। हालांकि रन्स बहुत ज्यादा नहीं थे, एक रिस्क लिया पाकिस्तान ने, एक ऐसा फैसला किया वो नाइट वॉचमैन का जो कि काम नहीं आया, जो मौसर साबित नहीं हुआ। बाबर खुद भी आ सकते थे, खेल सकते थे, तो हो सकता है पाकिस्तान बेहतर फिनिश करता, लेकिन इतने रन्स में पाकिस्तान इससे पहले कई मरतबा टेस्ट मैचेस हारा भी है। इतने रन्स चाहिए होते थे तो पाकिस्तान की टीम वो नहीं कर पाती थी। खुशाइन चीज ये है कि इस मरतबा पाकिस्तान ने
टेस्ट मैच जीता है। जो सवाल आपका, हाँ इसको इससे बेहतर अंदाज में जरूर इसको खात्मे की तरफ लेकर जाया जा सकता था, लेकिन कंडीशन बाज़ औक़ात ऐसी होती हैं जैसे कि आपके टॉप ऑर्डर रन्स नहीं कर रहा है, शान मसूद रन्स नहीं कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक रन्स नहीं कर रहे हैं, तो ये जो लोग आपके टॉप ऑर्डर में अगर अच्छी फॉर्म में हों तो इस किस्म के जो अहदाफ हैं जो पाकिस्तान ने इस चौथी इनिंग्स में जिसको हासिल करना था, तो वो निस्बतन आसान हो जाते हैं और उसमें ये वाला खदशा नहीं पैदा होता। इमरान एक शॉर्ट कमेंट में आपका चाहूंगा, वक्त की कमी है। बाबर आजम की कैप्टनसी को इस टेस्ट मैच में आप कैसा पाया, आपने कैसा देखा है? देखिए, बाबर के कप्तानी के ऊपर हमेशा सवालात होते हैं। वो कोई बॉर्न कैप्टन नहीं है, वो जैसे जैसे कप्तानी करेंगे वैसे वैसे सीखेंगे। सीखने का जो तरीकाकार है, जो सीखने का अमल है, वो तो आपको पता है कि हमेशा जारी रहता है। अब उनके पास वसाइल अच्छे हैं बॉलिंग के लिए, उनकी बैटिंग अच्छी है, उनकी कप्तानी सवालिया निशान रहती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ उनको सपोर्ट करती है कि उनके पास मैच विनर्स मौजूद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज इमरान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। पाकिस्तानी टीम मैच जीत चुका है, ये खबर है आज के दिन की। पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच गोल टेस्ट अपने नाम कर लिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। मैं बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।